आज हम बात कर रहे हैं शक्ति, प्रभाव और रणनीति की। एक ऐसी दुनिया जो काफी जटिल है। हाँ बिल्कुल। और हमारे सामने है रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित और थोड़ी विवादास्पद किताब, सत्ता के 48 नियम, द 48 लॉज ऑफ पावर। जी, काफी मशहूर किताब है ये। तो ये किताब एक तरह से समझें तो शक्ति पाने और उसे बनाए रखने का एक गाइड जैसी है। हाँ, एक तरह का प्लेबुक कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये आधारित है इतिहास के कई नेताओं, दरबारियों, रणनीतिकारों के अनुभवों पर, मतलब सफल भी असफल भी। सही। और इसकी सलाह अक्सर बहुत सीधी होती है, कभी-कभी तो चौंकाने वाली भी। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नैतिकता से परे है। ये बात भी उठती है। तो आज हमारा इरादा है कि इस किताब के कुछ जो सबसे दिलचस्प या प्रभावशाली नियम हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल, देखें कि इनके पीछे तर्क क्या है। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि नियम क्या हैं, बल्कि क्यों हैं, कैसे ये आपस में जुड़ते हैं और असल दुनिया में शक्ति के खेल को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं ये नियम। ठीक है, तो चलिए कुछ चुनिंदा नियमों पर ही फोकस करते हैं आज। जरूर। तो शुरुआत करते हैं पहले ही नियम से। रूल 1। ये एकदम से ध्यान खींचता है। हाँ, कौन सा? नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब अपने मालिक से, अपने बॉस से या जो भी सत्ता में है, उससे ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करें। उन्हें कभी ऐसा महसूस ना होने दे कि आप उनसे बेहतर है। सुनने में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ? अपनी काबिलियत क्यों छुपानी है? हाँ बिल्कुल, पहली बार में ये काफी अटपटा लग सकता है, खासकर आज के जमाने में जहाँ हम सोचते हैं कि भाई योग्यता दिखाओ, आगे बढ़ो। सही कहा। लेकिन इस नियम के पीछे जो तर्क किताब देती है वो मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है। अच्छा। किताब कहती है कि सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों न लगें, अक्सर अंदर से थोड़े असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी? हाँ, किताब का तो यही तर्क है। उन्हें डर रहता है अपनी पोजीशन खोने का, अपनी शक्ति कम होने का। तो जब उनके नीचे काम करने वाला कोई सबऑर्डिनेट उनसे ज्यादा काबिल या ज्यादा लोकप्रिय या ज्यादा टैलेंटेड नजर आने लगता है, तो वो इसे एक पर्सनल चैलेंज की तरह देख सकते हैं, एक खतरा। उन्हें लग सकता है कि आपकी प्रतिभा उनकी सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को कमजोर कर रही है। ओहो। इसलिए ये नियम कहता है कि अपनी काबिलियत एकदम सीधे दिखाने के बजाय ऐसा माहौल बनाओ कि आपके काम से मास्टर को क्रेडिट मिले। अच्छा। या कम से कम वो इनसिक्योर महसूस न करें। ये अपनी जगह बनाए रखने की एक इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है। तो ये है कि सीधे टकराव से बचो और जो पावर में है उसकी इनसिक्योरिटीज को शांत रखो। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमेशा बस दबके रहो, कमतर बनके महत्वाकांक्षा दिखाना हमेशा खतरनाक है? नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा कमतर बन के रहा जाए। ये नियम असल में बैलेंस की बात करता है, संतुलन साधना। अच्छा, संतुलन। आप काबिल हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसे दिखाने का तरीका वो महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता ऐसी दिखनी चाहिए जिससे मास्टर की इमेज और मजबूत हो, कमजोर नहीं। ये एक बहुत महीन कला है, अपनी चमक को कंट्रोल करना ताकि वो दूसरों को अंधा ना कर दे, खासकर उन्हें जो सत्ता में है। हाँ, ये दिखाता है कि पावर का गेम सिर्फ मेरिट का नहीं है, इसमें भावनाओं का, धारणाओं का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल, परसेप्शंस मैटर। वाकई दिलचस्प नजरिया है। योग्यता के प्रदर्शन को भी स्ट्रेटेजिकली देखना। चलिए अब एक और नियम पर आते हैं। नियम 3। ये भी कुछ छुपी हुई रणनीति की ही बात करता है। कौन सा है नियम 3? कंसील योर इंटेंशंस। अपने असली इरादे हमेशा छुपा कर रखें। किसी को पता ना चलने दें कि आप असल में क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कि हमेशा एक रहस्य का पर्दा उड़े रहे। हाँ, ये नियम जो है वो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी रणनीतिक अस्पष्टता पर जोर देता है। रणनीतिक अस्पष्टता? इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल चुप हो जाएं या झूठ बोलने लगें, बल्कि ये कि अपना फाइनल गोल, अपनी पूरी योजना उसे वक्त से पहले न बताएं। क्यों? क्योंकि अगर लोग आपके अगले कदम का सही अंदाजा नहीं लगा सकते तो वो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। प्रतिक्रिया देने में धीमे हो जाते हैं और आप स्थिति पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार अपने इरादे छुपाते रहेंगे तो क्या इससे अविश्वास पैदा नहीं होगा? ये सवाल तो बनता है। अगर लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आप चाहते क्या हैं, तो वो आपके साथ काम कैसे करेंगे, भरोसा कैसे करेंगे? ये रणनीति
कहीं अकेला न कर दे। देखिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन किताब का तर्क ये है कि शक्ति के खेल में जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता आपको कमजोर बना सकती है। कैसे? लोग आपकी योजनाओं का विरोध करने के लिए तैयार हो सकते हैं या आपकी स्ट्रैटेजी का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। इरादे छुपाने का मतलब है कि आप जानकारी को कंट्रोल करते हैं। आप उतनी ही जानकारी देते हैं जितनी जरूरत है, और शायद कभी-कभी गलत दिशा में भी इशारा करते हैं। हाँ, हो सकता है, ताकि लोग असल मुद्दे से भटक जाएं। ये दूसरों को अंधेरे में रखकर अपनी चाल चलने की रणनीति है। हाँ, इससे भरोसे का माहौल बनाना शायद मुश्किल हो, लेकिन किताब के नजरिए से शक्ति हासिल करने के लिए एक जरूरी टूल है, खासकर कॉम्पिटिटिव माहौल में। मतलब जानकारी पर नियंत्रण वही शक्ति का एक रूप है। बिल्कुल। ये समझ आता है, खासकर जैसे राजनीति में या बिजनेस में। तो हमने देखा कि मास्टर के सामने कैसे पेश आना है, रूल 1, और अपने इरादे कैसे छुपाने हैं, रूल 3। ये दोनों थोड़ी डिफेंसिव या इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी लगती हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब एक नियम आता है जो बिल्कुल उल्टा लगता है, एकदम आक्रामक। नियम 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें, आधा अधूरा नहीं। ये तो बहुत निर्मम लगता है। बिल्कुल, ये नियम किताब के सबसे कठोर और हाँ, विवादास्पद नियमों में से एक गिना जाता है। ये सीधे सीधे क्रूरता की वकालत करता वैसा लगता है। हाँ। इसका जो मूल तर्क है वो ये है कि अधूरा छोड़ा गया दुश्मन या जिसे आपने दया दिखाकर छोड़ दिया, वो हमेशा एक खतरा बना रहता है, एक पोटेंशियल थ्रेट। मतलब वो ताकत जमा करके बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। जैसे कोई अंगारा जो पूरी तरह बुझा नहीं है, वो फिर से आग भड़का सकता है। यानी कोई दूसरा मौका नहीं देना, कोई सुलह की गुंजाइश नहीं। ये तो शक्ति का एक बहुत डार्क साइड दिखाता है। हाँ। क्या ये जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम नहीं लगता? किताब के नजरिए से देखें तो ये अतिवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी है। मतलब शक्ति की दुनिया की जो कठोर सच्चाई है उसे दिखाता है। ये नियम सिखाता है कि जब आप किसी दुश्मन को हराए तो उसे इतना कमजोर कर दें कि वो फिर कभी आपके लिए खतरा बन ही ना सके। सिर्फ हराना काफी नहीं? नहीं, इसमें सिर्फ फिजिकल हार शामिल नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो सपोर्ट बेस है, उसे भी नष्ट करना शामिल हो सकता है। बाप रे। किताब का दावा है कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां दया दिखाने या दुश्मन को कम आंकने की वजह से शासकों को बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा। तो ये स्थायी सुरक्षा, परमानेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की एक निर्मम रणनीति है, जैसा किताब इसे पेश करती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता बनाए रखने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, कम से कम इस किताब के हिसाब से तो। बिल्कुल। ये दया और नैतिकता के जो हमारे पारंपरिक विचार हैं उनसे तो बिल्कुल अलग है। हाँ, काफी अलग है। अच्छा, इन रणनीतियों को समझने के बाद एक और नियम है जो शायद इन सब का एक तरह से आधार हो सकता है। नियम 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। निराकार रहे। हाँ, निराकार रहें, लचीले बने, किसी एक रूप, पहचान या रणनीति में बंधकर न रहें। इसका क्या महत्व है और ये बाकी नियमों से कैसे जुड़ता है? ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से कई दूसरे नियमों का सार भी है इसमें। निराकार होने का मतलब है अडैप्टेबल होना, यानी अनुकूलनशील, और अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित बनना। अनुकूलनशील और अप्रत्याशित। देखिए, दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, आपके विरोधी भी लगातार बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। अगर आप किसी एक फिक्स तरीके से, एक पहचान से या एक ही रणनीति से चिपके रहेंगे तो क्या होगा? तो आप आसानी से प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, आपके विरोधी आपकी काट ढूंढ लेंगे, आप कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे पानी की तरह बनना, कहते हैं ना, पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। बिल्कुल सही। पानी का कोई अपना फिक्स्ड आकार नहीं होता, वो किसी भी दरार से रास्ता बना लेता है, उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह ये नियम कहता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसे अपनी रणनीति, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी को भी स्थिति के हिसाब से बदलने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा। अगर आप निराकार हैं तो दुश्मन आप पर निशाना नहीं साध सकता। वो समझ ही नहीं पाता कि आप हैं कहाँ या आपका अगला कदम क्या होगा। तो ये नियम 3 से भी जुड़ता है, इरादे छुपाना। हाँ, बिल्कुल जुड़ता है, क्योंकि अप्रत्याशितता आपके इरादों को छुपाने में मदद करती है। और ये नियम 15 पर भी लागू हो सकता है। दुश्मन को कुचलने का तरीका भी स्थिति के अनुसार बदलना पड़ सकता है। सही। तो लचीलापन और अप्रत्याशितता ही असली ताकत है, क्योंकि ये आपको हमेशा एक कदम आगे रखता है। तो ये एक तरह का मेटा नियम हुआ, मतलब सभी नियमों को लागू करने का तरीका भी लचीला होना चाहिए। हाँ,
कह सकते हैं ये सब कुछ एक साथ बांधता है। हमने कुछ ही नियमों पर बात की है, लेकिन ये साफ है कि ये किताब शक्ति को एक ठंडे कैलकुलेटिव गेम के रूप में देखती है। हाँ, किताब का नजरिया बिल्कुल यही है। ये शक्ति की जो मशीनरी है, जो मैकेनिक्स है, उसे समझाने की कोशिश करती है। मशीनरी? हाँ, कि ये कैसे हासिल की जाती है, कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे खो जाती है, बिना इस पर कोई मॉरल जजमेंट दिए कि ये सही है या गलत। किताब कहती है कि ये नियम इतिहास में बार बार इस्तेमाल हुए हैं और इन्हें समझना जरूरी है, चाहे आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें या नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये नियम हमें सत्ता के उन पहलुओं से मिलाते हैं जिनके बारे में शायद हम सोचना पसंद नहीं करते। जैसे असुरक्षा, धोखा, क्रूरता, लेकिन साथ ही अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सोच का महत्व भी। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये किताब यथार्थ पर, रियलिटी पर आधारित होने का दावा करती है, भले ही वो यथार्थ कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। एकदम सही। इन नियमों को जानना एक तरह से शक्ति की भाषा सीखने जैसा है। शक्ति की भाषा। हाँ। यह हमें समझने में मदद कर सकता है कि हमारे आसपास, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, बिजनेस डील्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, शक्ति का खेल कैसे खेला जा रहा है। अच्छा। इससे जानने से हम न केवल दूसरों की रणनीतियों को पहचान सकते हैं, बल्कि शायद खुद को उनके असर से बचाने के लिए भी बेहतर तैयार हो सकते हैं। मतलब ये एक नक्शा है? हाँ, एक नक्शा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये उस रास्ते पर चलने का निर्देश हो। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब सत्ता के 48 नियम से कुछ चुने हुए गहरे विचार। ये नियम वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे समाज में शक्ति और प्रभाव कैसे काम करते हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। हाँ, और ये हमें इस सवाल पर भी लाके खड़ा करते हैं कि क्या शक्ति पाने और उसे बनाए रखने के यही एकमात्र या सबसे प्रभावी तरीके हैं? क्या मतलब क्या सहयोग, विश्वास, पारदर्शिता, नैतिकता, इन जैसी चीजों की शक्ति की दुनिया में कोई भूमिका नहीं है? ये किताब एक बहुत प्रभावशाली लेकिन शायद थोड़ी एकतरफा तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल सही कहा। और सुनने वालों के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। कि इन नियमों को जानना और समझना, क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो खुद शक्ति के खेल में माहिर होना चाहते हैं? या फिर क्या इन रणनीतियों की जानकारी हमें एक आम नागरिक के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर, या बस एक जागरूक इंसान के तौर पर उन लोगों को पहचानने में मदद करती है जो इन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे आसपास कर रहे हों, शायद हम पर कर रहे हों? बचाव के लिए। हाँ, क्या ये जानकारी हमें उनसे अपना बचाव करने में ज्यादा सक्षम बनाती है? क्या ये ज्ञान अपने आप में सशक्तिकरण का एक रूप है, भले ही हम इन नियमों पर चलना ना चाहें? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है। यकीनन सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।